हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के संबंध में जितने भी जो मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं उसकी संरचना को समझाने के लिए। ठीक है, तो उनमें से जो सर्व प्रमुख मॉडल है जिसको अपन बोलते हैं तरल मोज़ेक मॉडल, तो आज अपन पढ़ेंगे तरल मोज़ेक मॉडल के बारे में। तरल मोज़ेक मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना कैसे होती है। इसके अतिरिक्त कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए कौन कौन से मॉडल दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि बात करें सैंडविच मत है, इकाई कला मॉडल है, तरल मोज़ेक मॉडल है। ठीक है, तो इसके लिए अलग से एक वीडियो अपलोड कर रखा है। ठीक है, कोशिका झिल्ली की संरचना कैसे होती है, तो यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है, ठीक है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, और प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को जरूर देख लेवे। ठीक है, तो आज अपन पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए दिया गया तरल मोज़ेक मॉडल। तो तरल मोज़ेक मॉडल जो है, इसका अन्य नाम क्या होता है उसको अपन देखते हैं। ठीक है, इसका अन्य नाम एक और है और वो अन्य नाम है इसका तरल क्रीमीर मॉडल। कौन सा नाम? तरल क्रीमीर मॉडल, इस नाम से भी इसको जाना जाता है, तरल क्रीमीर मॉडल। ये जो मॉडल देने वाले थे वो थे, ये जो मॉडल है किसने प्रस्तावित किया था? ये मॉडल प्रस्तावित करने वाले थे दो वैज्ञानिक। एक वैज्ञानिक का नाम था सिंगर और एक वैज्ञानिक का नाम था निकोलसन। सिंगर व निकोलसन। तो सिंगर और निकोलसन ने 1972 में, कब? 1972 में कोशिका झिल्ली की संरचना कैसी होती है इस चीज को समझाने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसको तरल मोज़ेक मॉडल के नाम से या तरल क्रीमीर मॉडल के नाम से जाना जाता है। इस मॉडल को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हुई है ना। कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए जितने भी मॉडल दिए गए उनमें से सर्वाधिक मान्यता प्राप्त इसी मॉडल को हुई है। ठीक है, तो इस मॉडल का एक तो सर्वाधिक मान्य मॉडल ये हो गया। ठीक है, सर्वाधिक मान्य मॉडल है ये। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए दिए गए मॉडलों में सर्वाधिक जो मान्य मॉडल है वो कौन सा है आपके? वो है तरल क्रीमीर मॉडल। तो तरल मोज़ेक मॉडल से संबंधित तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात तो यह है कि इसका अन्य नाम जो होता है वो होता है तरल क्रीमीर मॉडल या तरल मोज़ेक मॉडल भी इसको अपन कहते हैं। ठीक है, और इसको जो प्रस्तावित करने वाले जो वैज्ञानिक थे, मतलब देने वाले जो वैज्ञानिक थे, प्रस्तावित करने वाले वैज्ञानिक थे सिंगर और निकोलसन। कब? 1972 में। और ये सारे मॉडलों में से सर्वाधिक स्वीकृत मॉडल है ये। ठीक है, तरल मोज़ेक मॉडल। ठीक है, अब इस मॉडल के अनुसार इसकी कोशिका झिल्ली की संरचना कैसी होती है ना। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना कैसी होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली की संरचना कैसी होती है तो उसको अपने को पढ़ना है। कोशिका झिल्ली की संरचना, ठीक है, तो इसको अपन पढ़ेंगे। तो इस मॉडल में सिंगर और निकोलसन ने बताया कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो द्विस्तरीय होती है। कैसी होती है? कोशिका झिल्ली होती है द्विस्तरीय, मतलब दो स्तरों वाली बनी होती है। कितने स्तरों की? दो स्तरों की बनी होती है। अभी डायग्राम देखेंगे अपन। और साथ ही साथ कोशिका झिल्ली की जो मोटाई होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, और ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, तो तीन बातें यहाँ पे अपने को ध्यान में रखना है। तीन महत्वपूर्ण बातें सिंगर और निकोलसन का तरल मोज़ेक मॉडल है उसकी अपने को ध्यान में रखनी है। पहली तो इस मॉडल के अनुसार बताया गया था कि कोशिका झिल्ली है वो दो स्तरों वाली होती है। ठीक है, साथ ही साथ कोशिका झिल्ली की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम होती है। और कोशिका जो झिल्ली होती है वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। या लिपोप्रोटीन का मतलब क्या हो गया? लिपिड। एक वर्ड तो है अपने लिपिड। लिपिड का मतलब होता है वसा। लिपिड का मतलब क्या होता है हिंदी में? वसा। और एक वर्ड हो गया प्रोटीन। तो प्रोटीन का मतलब तो प्रोटीन होता ही है। ठीक है, प्रोटीन ही कहता है अपन को। अंग्रेजी में भी प्रोटीन कहता है और हिंदी में भी प्रोटीन ही कहता है। ठीक है, तो
लिपिड और प्रोटीन की ये बनी होती है, या वसा या प्रोटीन, ऐसे बोल दो, या तो ऐसे बोल दो वसा या प्रोटीन की बनी होती है, या लिपिड या प्रोटीन की होती है। लिपिड में अगर बात करें तो लिपिड में फास्फोलिपिड होती है मुख्यतः। कौन सी लिपिड? फास्फोलिपिड पाई जाती है, ध्यान रखना है। तो फास्फो, तो कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट सवाल ही यही है इसमें यदि अपन बात करें तो इंपॉर्टेंट सवाल ही यही होता है कि कोशिका झिल्ली वो किस पदार्थ की बनी होती है। तो आपको ऑप्शन में इनमें से ही दो शब्द दिए जाएंगे, एक तो प्रोटीन दिया हुआ रहेगा साथ में। अब ये दे या ये दे, ठीक है। लिपिड का मतलब वसा होता है, या तो दे देगा लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, या दे देगा वसा और प्रोटीन की बनी होती है, या फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो एक ही बात है, और एक शब्द में इसको अपन कहेंगे फास्फोलिपिड या लिपोप्रोटीन। क्या कहेंगे? लिपोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। 75 एंगस्ट्रॉम मोटी और द्विस्तरीय झिल्ली होती है। अब इस द्विस्तरीय झिल्ली में वसा के दो स्तर होते हैं। वसा के कितने स्तर होते हैं? वसा के दो स्तर होते हैं, ठीक है। तो वसा के दो स्तर होते हैं। प्रत्येक स्तर की जो मोटाई है, प्रत्येक स्तर की मोटाई वो होती है 35 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 35 एंगस्ट्रॉम पाई जाती है, ठीक है। और बाकी की जो होती है वो होती है आपके प्रोटीन। बाकी इसमें दो स्तर होते हैं। वसा के कितने स्तर होता है? वसा के द्विस्तरीय कौन होती है? वसा। तो वसा के दो स्तर होते हैं, ध्यान रखना। कितने स्तर होता है? दो। 35 एंगस्ट्रॉम के दो स्तर होते हैं, ठीक है। बाकी जो होता है इसमें वो होता है प्रोटीन। वो क्या होता है? प्रोटीन होता है। अब अपन बात करें तो इसके तरल मोज़ेक मॉडल के अनुसार ये संरचना दिखने में होती कैसी है, आगे बात समझ में। तो स्क्रीन के ऊपर देखो आप, स्क्रीन के ऊपर आपको एक कोशिका झिल्ली की संरचना का तरल मोज़ेक मॉडल दिया गया है, ठीक है। इस मॉडल के अंतर्गत क्या है कि दो वसा की परतें बताई गई है, एक तो ऊपर है और एक नीचे है, ठीक है। और इन वसा की परतों के बीच बीच में प्रोटीन के जो अणु है वो धसे हुए हैं, ठीक है। जो प्रोटीन के अणु धसे हुए हैं उनको तो बोलते हैं समाकलित प्रोटीन। कौन से प्रोटीन बोलते हैं? समाकलित प्रोटीन। और जो बाहर की ओर जो प्रोटीन होता है उनको बोलते हैं परिधीय प्रोटीन, ठीक है। तो इस डायग्राम को एक बार मैं बोर्ड पे बनाता हूं, ठीक है, और बोर्ड में अपन इसको समझते हैं कि ये कैसा होता है। हाँ तो दोस्तों, ये मैंने तरल मोज़ेक मॉडल का डायग्राम बना दिया है। इस डायग्राम को समझने से पहले अपने को क्या है कि थोड़ी सी मूलभूत कुछ जानकारियां देखनी है, उनको अपन देखना है। तो यहाँ पर एक मूलभूत जानकारी है, उसको ध्यान में रखना है। वो जानकारी हर जगह आपके काम में आएगी, ठीक है। अब वो जानकारी क्या है? अपन बात करें वसा अणु की। किसकी बात करें? वसा अणु की। तो वसा अणु होता है वो, पहली बात तो एक ध्रुवीय अणु होता है, ध्यान रखना। कैसा अणु होता है? वसा अणु जो होता है वो ध्रुवीय अणु होता है। ध्रुवीय का मतलब है कि जिसके दो स्पष्ट अलग अलग सिरे होते हैं, मतलब जिसके दोनों सिरों की अलग अलग विशेषताएं होती है, ठीक है। तो उस ऐसे अणु को बोलते हैं ध्रुवीय अणु, ठीक है। तो वसा अणु कैसा अणु होता है? ध्रुवीय अणु होता है, ठीक है। इसके दो सिरे होते हैं। कितने सिरे होते हैं? इसके दो सिरे होते हैं, ठीक है। अब वो दो सिरे कौन कौन से? एक सिरे को अपन बोलते हैं सिर। एक सिरे को क्या बोलते हैं? वसा अणु का शीर्ष या सिर बोल सकते हैं। और एक भाग जो होता है वो होता है पूंछ, ठीक है। अब ये वसा अणु होते क्या? लंबे हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। कैसे होती है? लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है, ठीक है। तो इनका जो इसको दर्शाने का जो तरीका होता है वो इसको अपन ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। ये तो हो गया इसका शीर्ष भाग और ये है पूंछ भाग। तो यहां पे शीर्ष भाग पे कोई धातु होती है। क्या होती है? कोई धातु भी हो सकती है, ठीक है। तो कोई धातु होती है, तो ये भाग कहलाएगा इसका शीर्ष। क्या कहलाएगा? शीर्ष। और ये भाग, ये यहां से लगाकर यहां तक का पूरा भाग है, ये कहलाएगा पूंछ। क्या कहलाएगा? पूंछ। तो वसा के अणु जो होते हैं उसके दो भाग होते हैं। अब जो ये पूंछ होती है, इस पूंछ की विशेषता होती है कि ये जल से क्रिया नहीं करती है। इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोफोबिक या जल विरागी भाग। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है जल विरागी, या इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोबिक। क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक भाग जो जल से क्रिया नहीं करता है। आगे बात समझ में। तो वसा अणु की पूंछ वाला जो भाग होता है, जो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है, ये जल विरागी होता है, जल से क्रिया नहीं करता है,
ठीक है, मतलब जल से ये दूर भागता है, ठीक है। तो दूर भागने को अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फियर। भाई फियर क्या होता है, डर होता है, डर होगा तभी तो दूर भागेगा। तो फियर से फोबिक बन गया हाइड्रोफोबिक, सॉरी यहाँ हाइड्रो है, एक मिनट, यहाँ हाइड्रो शब्द है, मतलब जल, और फोबिक का मतलब क्या हो गया, दूर भागना, जल से क्रिया नहीं करेगा। तो जो जल से दूर भागेगा तो वो जल से क्रिया कैसे कर लेगा, इसलिए इसको बोलते हैं अपन जल विरागी सिरा। तो पूंछ को क्या बोला जाता है, जल विरागी सिरा बोला जाता है। और शीर्ष जो भाग होता है इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल रागी। ये जल से क्रिया करता है, ये जल से क्रिया करता है, इसलिए इसको जल रागी या क्या बोलेंगे, इसको हाइड्रोफिलिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक बोलेंगे। इसको हाइड्रोफिलिक बोला जाता है क्योंकि ये जल से क्या करता है, ये जल से क्रिया करता है, तो इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोफिलिक या जल रागी सिरा। तो पहली बात तो ये है कि वसा अणु के दो सिरे होते हैं, एक तो शीर्ष और एक पूंछ। शीर्ष जल से क्रिया करता है, इसलिए जल की ओर रहता है, बाहर की ओर रहता है ना। लिपिड है वो कोशिका झिल्ली के अंदर, इसका जो लिपिड का जो शीर्ष भाग होता है वो हमेशा बाहर की ओर होता है। अभी मैं बताऊंगा, देख लो ये रहा, बाहर की ओर रहता है, ये जल से क्रिया करता है। और पूंछ वाला जो भाग होता है वो जल से क्रिया नहीं करता है, हाइड्रोफोबिक या जल विरागी भाग कहलाता है, और ये अंदर की तरफ रहता है। आगे बात समझ में। तो ये वसा अणु के दो सिरे होते हैं। अब अपन देखते हैं जो तरल मोज़ेक मॉडल है उसमें प्रोटीन और वसा की व्यवस्था है वो कैसी होती है, ठीक है। तो यहां पर अपन बात करें इस डायग्राम में, देखो डायग्राम स्क्रीनशॉट पर दिया, डायग्राम वही है, ठीक है, लेकिन मैंने इसको सरल डायग्राम के तौर पे लिया ताकि अपने को ज्यादा 3D चित्र नहीं बनाना पड़े, अपने को जो चीज समझनी है वो इस डायग्राम में समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर ये है वसा के अणु, ये एक वसा का अणु, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ये वसा के अणु है। ये वसा के अणु व्यवस्थित होकर एक वसा की परत बनाते हैं, ठीक है। और इसकी जो मोटाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 35 एंगस्ट्रोम। तो ये तो वसा का एक स्तर हो गया, ठीक है, और ये वसा का दूसरा स्तर हो गया। इसकी भी जो मोटाई होगी वो कितनी होगी, 35 एंगस्ट्रोम होगी। कितनी होगी, 35 एंगस्ट्रोम। तो ये दोनों वसा स्तर है, ये दोनों क्या है, ये दोनों है आपके वसा स्तर। इनकी मोटाई कितनी होती है, 35 एंगस्ट्रोम होती है। अब इन वसा स्तरों के अंदर वसा के अणु की व्यवस्था कैसी होती है, तो वसा के प्रत्येक अणु के कितने भाग होते हैं, दो भाग, शीर्ष और पूंछ। तो शीर्ष भाग या जल रागी भाग है वो हमेशा बाहर की तरफ रहेगा, आउटसाइड की तरफ रहेगा। दोनों वसा स्तरों में जो जल रागी सिरा है वो रहेगा बाहर की ओर, और जल विरागी जो सिरे अर्थात जो पूंछ वाले भाग है वो एक दूसरे के सम्मुख स्थित रहेंगे, मतलब अंदर की ओर रहेंगे। भाई ये परत है, मान लिया ये दो स्तर है, तो इनमें अंदर की ओर कौन है, अंदर की ओर पूंछ है, दोनों की पूंछ अंदर की ओर है, और शीर्ष भाग कहाँ है, बाहर की ओर है। तो यही तो मैं कह रहा हूं, कि हाइड्रोफिलिक भाग है वो बाहर होता है, और हाइड्रोफोबिक जो भाग होता है वो अंदर की ओर होता है दोनों वसाओं में, मतलब दोनों के जो पूंछ वाले भाग होता है वो एक दूसरे के सम्मुख होते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये वसा के स्तर होता है 35 एंगस्ट्रोम के। अब बात करें प्रोटीन की, तो अभी मैंने क्या बताया कि या तरल क्रीमीर मॉडल के अनुसार वसा की और प्रोटीन की बनी होती है कौन, कोशिका झिल्ली। तो वसा की संरचना आपके समझ में आ गई कि वसा की व्यवस्था कैसे होती है इस मॉडल के अंदर, ठीक है। अब बात करें अपन प्रोटीन की, तो प्रोटीन देखो ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन के अणु है। ये जो प्रोटीन के अणु होते हैं वो दो प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। कितने प्रकार से, दो प्रकार से प्रोटीन के अणु है वो व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन अणु की अपन बात करें तो इनकी व्यवस्था दो प्रकार की हो जाएगी। कितने प्रकार की, दो प्रकार की हो जाएगी। कैसे, इसको देखो, एक प्रोटीन होती है जिसको अपन बोलते हैं परिधीय प्रोटीन, जो परिधि के ऊपर व्यवस्थित होगी। क्या बोलेंगे इसको, परिधीय प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, परिधीय प्रोटीन। और दूसरी जो प्रोटीन होती है, ये देखो, ये परिधीय प्रोटीन जो परिधि के ऊपर व्यवस्थित रहती है, इसको अपन बोलते हैं परिधीय प्रोटीन। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन परिधीय प्रोटीन। तो ये हो गया परिधीय प्रोटीन, ठीक है। और ये हो गया वसा अणु का शीर्ष भाग, ये हो गया वसा अणु का पूंछ वाला भाग, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये होती है परिधीय प्रोटीन, जो वसा की जो परत होती है उस वसा की
दोनों परतों के ऊपर व्यवस्थित रहती है, नीचे की तरफ, यहां नीचे लगी रहेगी, ठीक है, ये इधर वाली ऊपर या हल्की से अंदर धसी हुई रह सकती है। और दूसरी प्रकार की जो प्रोटीन होती है उसको बोलते हैं अपन समाकलित प्रोटीन। समाकलित, कौन सी प्रोटीन? समाकलित प्रोटीन। तो ये जो समाकलित प्रोटीन होती है वो आपके बीच बीच में धसी हुई रहती है। देख लो ये प्रोटीन समाकलित प्रोटीन है। ये आदि तो है इस वसा की परत के अंदर घुसी हुई और थोड़ी सी बाहर निकली हुई, मतलब बीच में फंसी हुई कह सकते हो आप। धसी हुई का मतलब है कि वसा की परतों के बीच बीच में क्या रहती है? धसी हुई रहती है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन समाकलित प्रोटीन। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे अपन समाकलित प्रोटीन। तो प्रोटीन दो प्रकार से व्यवस्थित होती है, एक तो परिधीय प्रोटीन के रूप में और एक समाकलित प्रोटीन के रूप में। और वसा है वो दो स्तरों के रूप में पाई जाती है। आगे बात समझ में? तो ये समाकलित प्रोटीन है, ये भी समाकलित प्रोटीन है, इधर ये परिधीय प्रोटीन हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रोटीन दो प्रकार से व्यवस्थित होती है, समाकलित प्रोटीन के रूप में और परिधीय प्रोटीन के रूप में। तो ये बताया गया था तरल मोज़ेक मॉडल के अंदर। अब विभिन्न प्रकार के जो अणुओं की जो गति होती है कोशिका, जैसे मान लिया कि ये इधर मान लो कोशिका के अंदर का वातावरण, इधर कोशिका के बाहर का वातावरण, तो कोई भी पदार्थ आएगा कोशिका के बाहर से अंदर से, तो ये जो समाकलित प्रोटीन जो होती है वो उनको कोशिका झिल्ली को पार करवाने में मदद करती है। मतलब ये जो प्रोटीन होती है वो पदार्थों के परिवहन में सहायता करती है, पदार्थों के परिवहन में सहायता करती है। ये समाकलित प्रोटीनों के क्या होते हैं? कार्य होते हैं, ठीक है। और वसा के जो अणु होते हैं वो अर्ध तरल अवस्था में होते हैं। वसा अणु किस अवस्था में रहता है? अर्ध तरल अवस्था में रहता है। ध्यान रखना, किस अवस्था में रहता है? अर्ध तरल अवस्था में। अर्ध तरल जानते हो? जो ना पूर्ण रूप से तरल और ना पूर्ण रूप से ठोस होता है, ठीक है, दोनों के बीच की अवस्था का होता है, तो उसको बोलते हैं अर्ध तरल। तो वसा अणु है वो अर्ध तरल अवस्था में पाई जाती है और समाकलित प्रोटीन है वो ठोस अवस्था में होती है, ठीक है। परिधीय प्रोटीन भी ठोस अवस्था में होती है। इस प्रकार बीच बीच में फंसी रहती है, इसलिए इस मॉडल को नाम दिया गया तरल मोज़ेक मॉडल। ये पच्चीकारी मॉडल के समान होता है, ठीक है, तो इसलिए इसको तरल मोज़ेक मॉडल की संज्ञा दी गई है। तो ये है इसके बारे में आपके जानकारी। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो हमने पढ़ा है उसको एक बार मैं नोट्स के रूप में व्यवस्थित कर देता हूं, ठीक है, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सको। तो दोस्तों इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर एक बार इसको जल्दी से समझते हैं अपन और आगे देखते हैं। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं इसको एक बार वापस जल्दी से रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो क्या है कि इस मॉडल को, तरल मोज़ेक मॉडल को क्या बोलते हैं? तरल क्रीमीर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह मत या जो मॉडल है वो कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने हेतु दिए गए मॉडलों या मतों में से सर्वाधिक मान्य मत है। कैसा मान्य मत? कैसा है? सर्वाधिक मान्य मत है, ठीक है। यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन ने, किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। इस मॉडल या प्रतिरूप के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना कैसी होती है? देखो पहला पॉइंट, इस मॉडल या प्रतिरूप के अनुसार कोशिका झिल्ली लिपिड या वसा, मतलब जिसको कहते हैं अपन फास्फोलिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है। अर्थात एक शब्द में कहेंगे तो क्या? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन से बनी होती है। कितनी? 75 एंगस्ट्रॉम मोटी द्विस्तरीय झिल्ली है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट है झिल्ली के भीतरी भाग में लिपिड या जो वसा है उसके दो स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं वसा के? 2 स्तर होते हैं। प्रत्येक स्तर या प्रत्येक लिपिड स्तर की मोटाई 35 एंगस्ट्रॉम होती है। इसमें वसा अणु का जल स्नेही या जलरागी, ठीक है, जलरागी या हाइड्रोफोबिक भाग है वो बाहर की ओर, कहाँ? बाहर की ओर, जबकि जल विरागी या हाइड्रोफोबिक, सॉरी ये हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक भाग अंदर की ओर, कहाँ? अंदर की ओर स्थित होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि दोनों लिपिड स्तरों के हाइड्रोफोबिक भाग
भीतर की ओर, कहा भीतर की ओर एक दूसरे के सम्मुख स्थित होते हैं। अगले पॉइंट को देखते हैं। अगले पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला पॉइंट अपन देखते हैं फटाफट से। ओके, तो अगले पॉइंट है, इन दोनों लिपिड स्तरों में प्रोटीन दो प्रकार से व्यवस्थित होती है। प्रोटीन कितने प्रकार से व्यवस्थित रहती है? दो प्रकार से व्यवस्थित रहती है। एक बाह्य परिधीय प्रोटीन जो प्रत्येक स्तर पर एक अणु मोटी परत बनाते हैं, ठीक है, तथा दूसरे कुछ आंतरिक या समाकलित प्रोटीन जो वसा परत के बीच बीच में धसे रहते हैं और छिद्रित दीवार का निर्माण करते हैं। किसका? छिद्रित दीवार का निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, इन्हीं समाकलित प्रोटीनों व वसा अणुओं की सहायता से कोशिका झिल्ली पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। आवश्यक व अनावश्यक पदार्थों को अंदर या बाहर निकालने का कार्य इन्हीं समाकलित प्रोटीनों की सहायता से संपादित करती है, जिनमें मुख्य कार्य कौन है? अवशोषण का कार्य है, स्त्रवण या विसर्जन का कार्य मुख्य कार्य है। इस मॉडल के अनुसार लिपिड के अणु अर्ध तरल या सेमी फ्यूल्ड अवस्था में, किस अवस्था में? अर्ध तरल या सेमी फ्यूल्ड अवस्था में रहते हैं तथा समाकलन प्रोटीनों के साथ मोजेक सांचे में व्यवस्थित रहते हैं। तो ये है आपके तरल मोजेक मॉडल सिंगर और निकोलसन का। एक बार इसका डायग्राम भी देख लो। डायग्राम में दोस्तों सारी चीजें एक बार दर्शा दी है, एक बार डायग्राम का ध्यान से अवलोकन कर लो, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लें और बेल वाला आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए। धन्यवाद।